आमतौर पे महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा के मुद्दों पे बोलते नहीं है लोग, जो है वो मुद्दा उनको इस लायक नहीं लगता है। हम लोग फ्रेटर्नल और एक जो सॉलिडारिटी है वो महिलाओं को नहीं दे पाते, और महिलाएं जो है उनकी लड़ाई शायद अकेली हो जाती है, वो बहुत अकेली हो जाती है इस लड़ाई में। और आदिवासी महिलाएं तो और भी अकेली हो जाती हैं, क्योंकि वो जिन क्षेत्रों के रहती हैं वहां पर तो ना बिजली पहुंचता है, ना पानी, ना उनकी आवाज बाहर आती है, ना किसी की आवाज वहां तक पहुंचती है, और 4-4 महीने तक तो वो एरियाज कटे हुए रहते हैं। तो खेल मंत्री ने एक खिलाड़ी महिला जो है उसके साथ मतलब रेप, अटेम्प्ट टू रेप किया। उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दी। संगीन धाराओं के अंदर उस मंत्री के खिलाफ जो है वो केस दर्ज है। और हमने ये मांग उठाई कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक उस मंत्री को कैबिनेट से हटाया जाए। लेकिन हरियाणा की सरकार है कि वाजिद है बिल्कुल कि हटाने का नाम नहीं ले रही। 3 महीने से ये जो आंदोलन है हमारा ये चल रहा है वहां पे। और अभी जो मैं ये बता रही हूँ कि जो थानों में हमें रखा जा रहा, अभी तो रात के टाइम थानों से हम वापस आ रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज बहुत नजदीक दिख रही है कि आने वाले दिनों में अगर व्यापक एकताएं नहीं बनाई तो जेलों में जाएंगे सीधे। मतलब और malnutrition and hunger is not even recognized by the government, लेकिन हम जब उस एरियाज में जाते हैं तो आदिवासी महिला जूझ रही है, क्योंकि खाने की प्लेट उसी को बनानी है, तो वो malnutrition और हंगर से जूझती है, खुद अनीमिक है, खुद डिलीवरीज होती हैं, खुद कैल्शियम की कमी है वहां पर। एक तो ये समस्या है, और दूसरा ये समस्या है कि जिस तरीके से आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस टीवी एक्ट के बारे में बात की जो 2005 में आया, इसी तरीके से जो फॉरेस्ट राइट्स कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वो 2006 से आया, हमें दिया गया है, लेकिन आदिवासियों को जो सुविधा उसके अंदर मिलनी चाहिए थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और परिवार पहचान पत्र जो बनवाए जा रहे हैं उनके अंदर तमाम तरह की जो धांधली है वो वहां पे चल रही है। और उसके खिलाफ जब लड़ते हैं, मतलब इतना हम उसको कहते हैं कि परिवार परेशान पत्र है वो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि वैखरी ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है बहुत ही सही समय पे और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हम हरियाणा के अंदर पिछले दिनों लगातार आंदोलनों में ही है, और इतने ज्यादा उसमें है कि 10 दिन के अंदर मतलब हरियाणा के 4 जिलों के थानों के अंदर हम महिलाएं जो हैं, हमारे जत्थे जो हैं वो कई कई घंटों तक वहां पे बंद रखे गए हैं। और वो जो हमारा अनुभव जो इस समय वाला है, जाहिर है कि मेरी बातचीत में वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। निश्चित रूप से ये जो आजादी के बाद महिलाओं का जो संघर्ष है वो, जैसे शुभा ने भी रखा और दया ने भी, प्रज्ञा ने भी रखा, वो पूरे लोकतांत्रिक आंदोलन का एक हिस्सा होते हुए भी हम इस बात का पूरा एहसास रखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल आधार है डिस्क्रिमिनेशन का, वो आधार को दुरुस्त करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर को जब इस्तीफा देना पड़ा था तो वो एक तरह का डिनायल अपने सामने देख रहे थे कि वो आधारों को खत्म करने से हिंदुस्तान की सत्ता जो है वो मना कर रही थी एक तरह से। तो वो रहा है, और उसके इंटरलिंकेजेस जो है उस डिस्क्रिमिनेशन के, उत्पीड़न के, ऑपरेशन के, वो कास्ट, क्लास, जेंडर के साथ उसके इंटरलिंकेजेस जो है वो बिल्कुल जाने माने हैं एक तरह से, हमारे दूसरे स्पीकर्स ने भी रखा है। लेकिन आज के दिन वर्तमान संदर्भ में अगर महिलाओं की आजादी और महिलाओं की समानता की जो एस्पिरेशंस हैं उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करके अगर चले हम, तो मुझे ये लगता है कि आज के दिन जो हमारा राज्य है, जो पूंजीवादी विकास का मॉडल यहाँ पे अपनाया गया है, वो पूंजीवाद आज के दिन बिल्कुल फांसीवादी चरित्र जो है वो ग्रहण कर चुका है। और उसके अंदर जो भी लिबरल डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी, जिनका थोड़ा बहुत भी उनके ऊपर जो दबाव रहता था, वो उनको भी उतार के फेंकने को तैयार है। और इस जो कल्याणकारी राज्य के जो भी बेनिफिट्स थोड़े बहुत थे, वीकर सेक्शंस, डिप्राइव्ड सेक्शंस,
उनके लिए जो थे वो उनको भी बिल्कुल त्याग करने के लिए तमाम छद्म तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से वो किया जा रहा है नीचे के स्तर पे। और उसको, उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है वहां पे। उसके लिए आज के संदर्भ में ये जरूरी है कि महिलाओं की समानता के जो सवाल है उनको भी हमें, जहां पे मैक्सिमम मोबिलाइजेशन की संभावना जहां पे है, मैक्सिमम यूनिटी की संभावना जहां पे है, उस तरह से एड्रेस करने के लिए भी अपने आप को ट्रेन और अपनी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि थोड़ा महिला विमर्श से दूर की बात ये लगे, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से परिवार पहचान पत्र जिस तरह से ये बनाए गए डिजिटलाइजेशन के नाम पे, जिस तरह से जो छीना झपटी चल रही है गरीब और डिप्राइव्ड सेक्शंस के साथ, वो एक ऐसी छद्मता है कि आपको जो कुछ भी खाने पीने के लिए वहां पे मिल रहा था, उसकी आड़ में वो तमाम अपॉर्चुनिटीज, आपको जो विधवा पेंशन थी, बुढ़ापा पेंशन थी, आपके जो गरीब होने के नाते और जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए जो भी प्रावधान थे, तो एक ही तरीके से कि परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा आपको। और परिवार पहचान पत्र जो बनवाए जा रहे हैं उनके अंदर तमाम तरह की जो धांधली है वो वहां पे चल रही है। और उसके खिलाफ जब लड़ते हैं, मतलब इतना हम उसको कहते हैं कि परिवार परेशान पत्र है, वो परिवारों को बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है उसने। ऐसी महिलाएं, दलित महिलाएं लिफाफों के अंदर अपने कागज लेके इधर से उधर सारा दिन दफ्तरों के सामने, मतलब वो धूल फांकती रहती है, ओठों पे पपड़ी आ, जब पानी पीने की जगह नहीं उन दफ्तरों में बची हुई है आज के दिन, जिन दफ्तरों में वो जाते हैं। और जहां पे भी जाओगे मशीन, पूरा मशीनीकरण का जो वो है, उनको कुछ अंदाजा नहीं है मतलब वो जो चल रहा है। तो ऐसे में जब ये जो एक चुनौती है, उसमें जो दूसरे जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस की तरफ से एक इस तरह की भावना है कि ठीक है, ये लोग जो है आज तक ऐसे ही खाते आए हैं वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, और अब इनके वहां से मतलब जो बीजेपी के राज में कुछ ये हो रहा है तो इसको चलने दो, ऐसे भाव जो है वो वहां पे नजर आता है जब हम सपोर्ट लेने की मांग करते हैं। और इसी तरह से जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के अंदर जब हम पार्टिसिपेट कर रहे थे और हमें लग रहा था कि एक तानाशाही जो रेजिम है उसको कहीं ना कहीं घुटने टिकाने की एक संभावना, पोटेंशियल उसके अंदर है, तो उस समय पे हमारे जो लैंडलेस और दलित और डिप्राइव्ड सेक्शंस जो हैं, उनमें बीजेपी आरएसएस के जो लोग थे, जो सक्रियता थी उनकी, वो इस मामले पे थी तुमने तो सोए तो पहले हाथ तोड़ के रोटी मिली है, सोए ये 3 कानून जो पास हो रहे जिनके खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसके बाद हाथ तोड़ के रोटी खानी है, इसलिए तुम्हारा क्या लेना देना इस आंदोलन से। तो इसलिए उनको इस आधार पे अलग थलग जो है वो किया जा रहा था। और हमने वहां पे जो हमारी जो सीमाएं आती है कि हम एक वर्किंग क्लास और मतलब दमित और पिछड़े लोग तो हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का जो लेवल है हमारा, वो कॉन्शियसनेस का लेवल वर्किंग क्लास का उस तरह से वो नहीं है। तो वहां पे हमारे जो जैसे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमने वहां पे नारा निकाला किसान आंदोलन के अंदर कि एक मुट्ठी नाज की आंदोलन के साथ की, कि किसी भी तरह से तमाम तबके जो है हमारे नीचे वाले भी वो उसके साथ जुड़े। तो हमने ये नारा जो है वो इवॉल्व किया वहां से। और खाद्य सुरक्षा जो है वो हमारा मेन कंसर्न है, इसके साथ हमने वहां से उन लोगों को भी, लैंडलेस कम्युनिटी और ये जो तबके हैं उनको साथ लेने की कोशिशें करी। लेकिन जाहिर है कि उसकी सीमाएं तो थी, मतलब उस तरह से। तो वहां पे भी बहुत अलग तरह के पूर्वाग्रह आज के दिन है, दूसरी जगह पे भी पूर्वाग्रह है, और इधर से बिल्कुल फासिस्टिक एक स्टेट है कि आपसे तमाम चीजें जो है, तमाम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत जो आपको अधिकार दिए हुए थे उनके ऊपर हमले करने को तैयार है। उदाहरण के तौर पे जिस आंदोलन का मैं जिक्र कर रही हूँ अभी,
कि हरियाणा के अंदर जो खेल मंत्री है, खेल के लिए हरियाणा जाना जाता, आप सब जानते हैं, और उसी हरियाणा में हम ये भी जानते हैं कि जो दलित तबकों से, जो अल्पसंख्यकों से कोई लड़कियां जो है वो खेल में नाम लेवा भी नहीं है, दूसरे वो है, लेकिन फिर भी है एक खेल, मतलब है वहां पे ऐसा। तो खेल मंत्री ने एक खिलाड़ी महिला जो है उसके साथ मतलब रेप, अटेम्प्ट टू रेप किया, उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दी, संगीन धाराओं के अंदर उस मंत्री के खिलाफ जो है वो केस दर्ज है। और हमने ये मांग उठाई कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक उस मंत्री को कैबिनेट से हटाया जाए, लेकिन हरियाणा की सरकार है कि वाजिद है बिल्कुल कि हटाने का नाम नहीं ले रही। 3 महीने से ये जो आंदोलन है हमारा ये चल रहा है वहां पे, और अभी जो मैं ये बता रही हूँ कि जो थानों में हमें रखा जा रहा, अभी तो रात के टाइम थानों से हम वापस आ रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज बहुत नजदीक दिख रही है कि आने वाले दिनों में अगर व्यापक एकताएं नहीं बनाई तो जेलों में जाएंगे सीधे, मतलब, और पीछे से आवाज जो है वो बहुत मुश्किल उठेंगी ऐसी जो है। तो ऐसी जगह के ऊपर मुझे ये लगता है कि हमें तमाम तरह के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, तमाम तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप्स जो अपने राइट्स को लेके संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके अंदर एक व्यापक एकता बनाने वाली जगह जो है वहां से समानता के सवालों को बहुत मतलब होशियारी के साथ उठाने की जरूरत है आज के दिन। जो ये एक जगह की पहचान हमें कलेक्टिविटी में कर लेनी चाहिए कि मैक्सिमम यूनिटी, मैक्सिमम मोबिलाइजेशन की जगह छाट के उन मुद्दों को वहां पे ले जाके वहां से कुछ मात देने का मतलब मौका जो है वो नजर आता है। हम बिल्कुल लड़ते रहे खाप पंचायतों के खिलाफ, लेकिन अभी जो मंत्री के खिलाफ जो केस है इसके अंदर तमाम किसान संगठन जो हैं, वो किसान संगठन भी, ये जो खाप पंचायतें भी, ये सब लोग उस आंदोलन के अंदर है एक तरह से। और हमें ये लगता है कि वो अगर अंदर है तो यहाँ की अपोजिशन पार्टी पे भी ये दबाव बन रहा है कि वो विधानसभा के अंदर इन मुद्दों पे बोलने को मजबूर हुई है। आमतौर पे महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा के मुद्दों पे बोलते नहीं है लोग, जो है वो मुद्दा उनको इस लायक नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ये साथ एक तरह की हमने सस्टेन किया है 3 महीने से सबको साथ लेते हुए, तो वहां से भी वो बोलने का एक जगह जो है वो बनाई है। तो वर्तमान संदर्भ में महिलाओं की समानता के सवाल जो है, स्ट्रगल इन यूनिटी फॉर इक्वालिटी, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा इस जगह से अगर हम संबोधन करेंगे आने वाले समय में, बहुत क्रूशियल समय है आने वाला समय जो है, तो हमें थोड़ी ज्यादा संभावना उसके अंदर लगती है। महिलाओं के जो संघर्ष है इस तरह से मल्टीफेसेटेड, किसी एक जगह पे नहीं, जैसा आमतौर पे समझ बनाई जाती है समाज में कि ये तो इनके व्यक्तिगत सवाल हैं, ये अपनी अपनी चिंता कर रही है, अपने घर बार का रो रही हैं, ये रोती गाती हमेशा रहती हैं, या पारिवारिक केवल सवाल हैं, पर्सनल सवाल हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। असल में ये सारे सवाल पॉलिटिकल सवाल हैं। कल को अगर कह दिया जाएगा कि औरतों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए और आपसे छीन लिया जाएगा, तो आपकी लड़ाई घर में है या स्टेट से है? तो हमारे सामने बार बार ये सवाल है कि हमारे सामने सिर्फ एक सामाजिक संरचना नहीं खड़ी है, बल्कि हमारे सामने एक पावर के, एक पेट्रियार्कल पावर के रूप में, एक सत्तात्मक शक्ति के रूप में स्टेट भी खड़ा है, जिसका चरित्र भयानक फांसीवादी चरित्र है। तो अगर जैसे मैं जिस महिला जज की बात कर रही थी जो कह रही हैं कि मनुस्मृति को फॉलो करना चाहिए महिलाओं को, तो मनुस्मृति को अगर संविधान की जगह हमने संविधान की उद्देशिका को यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि हम सब जिस एक चीज में विश्वास करते हैं वो ये हमारी संविधान की उद्देशिका है, तो कल को इसको हटा के अगर मनुस्मृति को लाया जाएगा तो हमारी भी उतनी ही लड़ाई बनेगी जितनी हमारे कोई भी अधिकारों की और लड़ाइयाँ हैं। ये उतना ही बड़ा सवाल हमारे लिए भी बनेगा। तो इन तमाम प्रश्नों के बीच में एक मुद्दा ये भी होता है कि जब हिंदुआइजेशन की बात बार बार की जाती है आदिवासियों की, तो क्या वो औरतों का प्रश्न नहीं बनता? फिर ये मनुस्मृति क्या वहां तक नहीं जाती? आदिवासी स्त्री की समस्याओं तक ये मुद्दा नहीं पहुंचता क्या? तो आदिवासी स्त्री की पहचान क्या है और उसके आंदोलन किस तरह के हैं,
उसकी क्या अनुभूंज हम तक पहुंचती है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ बॉबी जी, क्योंकि आपका लंबा रिसर्च इस पर रहा है। सबसे पहले तो फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने बहुत ज़रूरी काम किया है और एक क्रम की शुरुआत की है, और ये क्रम जारी रहे, इसकी मैं गुजारिश करूँगी आपसे और आप लोग से भी सबके। लेट्स कंटिन्यू द डायलॉग। तो ये जो आदिवासी महिलाओं का मुद्दा है और उसके अधिकारों की जो बात है, ये हम लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सुंदर जो एक सोल है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो जो लिबर्टी और इक्वालिटी जो दो दौर में आई, वो दौर पहला और दूसरा था, और जो थर्ड जिसको हम कहते हैं दौर है, वो है थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स का, सॉलिडारिटी और फ्रेटर्निटी का। लिबर्टी और इक्वालिटी तो हमें संविधान दे सकता है, हम मांग भी सकते हैं, हम उस पर आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे गहरी और सबसे मुश्किल लड़ाई है वो फ्रेटर्निटी और सॉलिडारिटी की है। और वही मुद्दा महिलाओं पर वो अप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे कम दिखाई देता है कि जो हमारा समाज है वो नैतिक रूप से और प्रैक्टिकल रूप से यहाँ इसका ब्रिज गायब है, कि हम लोग फ्रेटर्नल और एक जो सॉलिडारिटी है वो महिलाओं को नहीं दे पाते, और महिलाएं जो है उनकी लड़ाई शायद अकेली हो जाती है, वो बहुत अकेली हो जाती है इस लड़ाई में। और आदिवासी महिलाएं तो और भी अकेली हो जाती हैं, क्योंकि वो जिन क्षेत्रों के रहती हैं वहाँ पर तो ना बिजली पहुँचता है, ना पानी, ना उनकी आवाज़ बाहर आती है, ना किसी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, और 4-4 महीने तक तो वो एरियाज कटे हुए रहते हैं। तो उन लोगों के पास, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं और हम लोग को आंदोलन करना है, अपनी आवाज़ दर्ज करनी है, तो हमारे पास जंतर मंतर है ना, हम चले जाएंगे या हम कुछ आंदोलन कर सकते हैं। आदिवासी महिलाओं के पास वो नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ती हैं। और स्पेसिफिकली इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट, जहाँ पर हमारे पास अधिकार लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, लेकिन हमें दिए नहीं गए, मिलते नहीं हैं, मिलना अधिकारों का मुश्किल है। सो लिबर्टी एंड इक्वालिटी सिर्फ ढांचा और चमड़ी है, इट्स जस्ट द स्केलेटन एंड द स्किन, द सोल इज मिसिंग। सोल जो है वो फ्रेटर्निटी और सॉलिडारिटी से आता है। महिलाओं की प्रॉब्लम, सो आदिवासी महिलाओं की और विमेन मूवमेंट जो है, दे हैव द कैपेसिटी एंड लिसनिंग टू द मूवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेस दैट दिस मूवमेंट वांट्स, ये जो है हमारी इस लड़ाई को उसकी आत्मा दे सकती हैं, जो आत्मा मिसिंग चली गई है इस पूरे डिबेट में से, फंडामेंटल राइट्स की डिबेट में से। आदिवासी महिलाएं जो खास तौर पर जिन पर मैं काम करती हूँ, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी, जो इंडिया में 75 टीम है, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल इसलिए माने गए हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारी दूसरी जनता की आबादी बढ़ रही है, पीवीटीजीज की घट रही थी एक समय पर, तो इनको वल्नरेबल माना गया। वो इसलिए भी घट रही थी क्योंकि उनके पास कोई सुख सुविधा फैसिलिटी तक नहीं जाती है, मैलन्यूट्रिशन है, हंगर है, स्टारवेशन है, लेकिन स्टेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आपको वहाँ जाके फोटो लेना अलाउड नहीं है, आपको वहाँ जाके अपने आंकड़े दिखाना अलाउड नहीं है। तो ये जो उस मूवमेंट की समस्या है, ये सबसे गहरी है, क्योंकि बहुत प्रोहिबिशंस है। malnutrition and hunger is not even recognized by the government, लेकिन हम जब उस एरियाज में जाते हैं तो आदिवासी महिला जूझ रही है, क्योंकि खाने की प्लेट उसी को बनानी है, तो वो malnutrition और हंगर से जूझती है, खुद अनीमिक है, खुद डिलीवरीज होती हैं, खुद कैल्शियम की कमी है वहाँ पर। एक तो ये समस्या है, और दूसरा ये समस्या है कि जिस तरीके से आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस टीवी एक्ट के बारे में बात की जो 2005 में आया, इसी तरीके से जो फॉरेस्ट राइट्स कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो 2006 से आया, हमें दिया गया है, लेकिन आदिवासियों को जो सुविधा उसके अंदर मिलनी चाहिए थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो सबसे पहले थे उन लोगों के पट्टे, जिससे वो उस पर अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं और अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं, उनके पट्टे उनको क्लेम करने पड़ेंगे। और ये क्लेम का प्रोसेस उतना ही कम्बरसम है, जैसे आप बता रही हैं कि दलित महिला एक चिट्ठी में, एक लिफाफे में अपना कागज कानून लेके घूम रही है और उसकी सुनवाई नहीं है। क्लेम का प्रोसेस इतना पेचीदा है कि आपको लॉ की ट्रेनिंग चाहिए। और पीवीटीजीज, इसीलिए पीवीटीजीज बने क्योंकि ना सिर्फ उनकी आबादी घट रही है, लेकिन वहाँ पर लिटरेसी नहीं है। जहाँ लिटरेसी नहीं है, वो कानून से लिखा पढ़ी कैसे कर सकते हैं, तो पट्टे तो बन ही नहीं पाएंगे। जहाँ सिविल सोसाइटी के इंटरवेंशन से बढ़ रहे हैं, आज उस सिविल सोसाइटी का गला घोटा जा रहा है। तो पट्टे बनने की जो पेस है वो बहुत कम हो गई है, उसमें थ्रेड आ गया है।
तो पट्टे नहीं बन रहे, उनको जमीन नहीं मिल रही, और जो महिलाओं, जिन महिलाओं की फैमिलीज मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ लिख कर रिजर्वेशन के सिस्टम में भी आ जाते हैं, उनको कुछ फायदा होता है, वहां पट्टा मिलता है लेकिन 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम। तो अगर मैंने इतना कम कर देते हैं और उसके बाद जब कागज बन गया तो आप लड़ते रहिए, आपको इतना ही, बस इतना ही आपके पास है, आपको मिल गया, सरकार ने जो दे दिया। तो करप्शन है हम लोगों को। सो करप्शन इज डैम्पनिंग द सोल ऑफ राइट्स इन इंडिया। हमको करप्शन तो निकालना है लेकिन सोच समझ कर, वो सोच समझ हमको यूनिटी चाहिए, सॉलिडारिटी चाहिए और फ्रेटर्निटी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हमको ये समझना है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे मिले ही नहीं है, उनको मिले ही नहीं है, पानी नहीं है वहां पर। और शुरुआत में, आजादी की शुरुआत में वहां जितना पानी था, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अमृत आई एम श्योर वो सॉलिड या गैस नहीं है, वो लिक्विड है। ये पानी का अमृत आदिवासी महिलाओं को नसीब नहीं है। उनके पास प्रदूषित पानी है, माइनिंग, बॉक्साइट और कोल माइनिंग जोन में वो रहती हैं, पीवीटीजी, और वहां का पानी लाल है और उसी पानी से उनको नहाना है। जब वो नहाती हैं तो उन लोगों को इतना परेशान होते, यही नहीं स्किन प्रॉब्लम्स के सिवा उनको अपना यूट्रस तक निकलवा देना पड़ता है। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि आदिवासी महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह के हमारी बहुत मार्जिनलाइज्ड फार्मिंग कम्युनिटीज है, महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में जो वो इलेक्टिव डिस्ट्रिक्टोमीज कर रही हैं, आज आदिवासी क्षेत्रों में इलेक्टिव डिस्ट्रिक्टोमीज हो रही है। यानी कि ये कहा जाता है पेट्रियार्कल डिस्कोर्स कि बच्चा हो जाने के बाद तुम्हें यूट्रस की क्या जरूरत है, इसको निकलवा दो। क्यों निकलवा दो? क्योंकि पानी ना होने के कारण, लास्ट माइल तक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर ना होने के कारण उन लोगों को बीमारियां होती हैं। गंदे पानी से आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपने को साफ सुथरा नहीं रख पाती हैं, और जो बीमारियां होती हैं खुले आम उनको यूट्रस निकलवाना पड़ता है। और कुछ तो इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज करा रहे हैं 30s में। इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज का मतलब क्या होता है? जो विकसित समाज है, हम लोग जो यहाँ रहते हैं, हम क्या कहते हैं 50s आर द न्यू 30s, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में 30s में आपका यूट्रस निकल रहा है और आपको बुढ़ापे का सामना करना पड़ रहा है। That situation is a direct attack on the human rights। कौन ये इस तरह के जो ऑर्डर्स है बना रहा है, किस हॉस्पिटल में हिस्टेक्टोमीज हो रही है और ये क्यों हो रही है? क्योंकि आपको उनको लेबर राइट्स नहीं देने, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपको उनको पानी नहीं देना। तो आप सोच रहे हैं कि 30 साल के शरीर में से यूट्रस निकाल देंगे, बट व्हाट अबाउट द आर्थराइटिस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, उनके बाल सफेद होना, उनकी ओल्ड एज आ जाना, और उनको मेंटल वेलबींग की आज तक जो समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ट्राइबल सोसाइटीज में सबसे पहला ये माना जाता था कि ये लोग खुश हैं, इनके पास कुछ नहीं है मटेरियल, लेकिन ये खुश हैं, इनका इंटैंजिबल हेरिटेजेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये खुश हैं। आज ट्राइबल महिला के जीवन से खुशी जा रही है, और कहीं ना कहीं तो हमारी जो तानाशाही सरकार है, ये जो फासिस्ट जो लोगों का पूरा एक संगठन हो रहा है जिसमें गणना की जाती है, आप काउंटिंग कर रहे हैं, जातियों की कर रहे हैं, चाहे पेड़ों की कर रहे हैं, वनों की, पशु पक्षियों की कर रहे हैं, लेकिन क्या काउंटिंग के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? आर यू गोइंग टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट व्हाट यू आर काउंटिंग?